बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 9th क्लास फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कि मैटर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि कोई भी मैटर है, अगर हम इसके साथ कोई ना कोई फोर्स लगाएं या कोई ना कोई इसको डिस्टर्ब करें तो जो मैटर का आगे से बिहेवियर होगा वो किस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है हुक्स लॉ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किसको कहते हैं? हुक्स लॉ कहाँ पे आता है? हुक्स लॉ स्प्रिंग के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी एक स्प्रिंग लें, उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो स्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ अ फोर्स एफ अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स हैज़ बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप अगर किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स होगा वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करनी। इलास्टिक लिमिट से पहले तक ये रिलेशनशिप वैलिड रहेगा, उसके बाद ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल पोजीशन पे है और इसको अगर हम दबाएं दोनों तरफ से, ये कंप्रेस हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ से बाहर की तरफ खींचे फोर्स लगाएं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर एक और फोर्स इधर से लगाएं और दो फोर्सेस ऊपर से लगाएं तो ये बैंड हो जाएगा। तो ये बिहेवियर होता है सारे के सारे स्प्रिंग का। स्प्रिंग हमें इतनी चेंजिंग्स जो है वो दे सकता है। टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, ना हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, ना इसके साथ कोई लोड हैंग किया। अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं या अगर कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट होता है, वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो यहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ एफ ही लगाएंगे तो ये फिर वेट कहाँ से आ गया। वेट और एफ जो है वो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि दोनों का जो यूनिट होता है वो फोर्स है। तो जहाँ पे वेट है वहाँ पे फोर्स है, और जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे वेट है। अगर हम इसके साथ एक वेट हैंग करते हैं, अटैच करते हैं, तो ये स्प्रिंग जो होगा वो खुल जाएगा। मतलब है कि ये कौन से इन चेंजिंग में से कौन सी चेंजिंग इसके अंदर आएगी? इसके अंदर ये वाली चेंजिंग आएगी। कौन सी है? ये स्ट्रेचिंग वाली है। अच्छा, अब आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है। अब देखें ये कितना कुछ खुलेगा, ये कितना कुछ ओपन होगा, जितना कुछ इसका वेट होगा। अब पहले ये यहाँ पे था, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो हुक है पहले यहाँ पे थी, बाद में जो हुक है वो यहाँ पे आ गई। मतलब है कि पहले हुक यहाँ पे थी और अब यहाँ पे आ गई। इतना से इसके अंदर चेंजिंग्स आई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो चेंज है ये डिपेंड करती है कि आपने लोड कितना लगाया। अगर लोड कम होता तो ये एक्स कम हो जाता, और अगर लोड ज़्यादा है तो ये वाला एक्स जो है वो ज़्यादा है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक और लोड इसके साथ लगा देते हैं। अब इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है। अब ये ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है। मतलब ये है कि जितनी फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग उतना खुलता रहेगा। ये स्ट्रेच के टाइम भी होता है और कंप्रेशन के टाइम भी यही फिनोमेना प्ले होता है। तो यही बात बताई जा रही है हुक्स लॉ के अंदर। इफ़ अ फोर्स ऑफ एफ अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑन स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट, एक्सटेंशन भी हो सकती है और कंप्रेशन भी हो सकती है। एक्सटेंशन का मतलब है फैलना, कंप्रेशन का मतलब है प्रेस हो जाना। एक्स हैज़ बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब मैथमेटिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? अब ये क्या है? ये फोर्स है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ें होती हैं कि अगर एक बॉडी, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी कम होगी। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी चल रही है वो एफ और एक्स के दरमियान चल रही है। आप अगर एफ ज़्यादा लगाएंगे, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो स्प्रिंग ज़्यादा खोलेगा। स्प्रिंग के ऊपर अगर फोर्स कम लगाएंगे, स्प्रिंग कम खोलेगा।
लेकिन ये है कि ये सारी बातें इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर तक वैलिड है, इलास्टिक लिमिट के बाहर ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलास्टिक लिमिट एक लिमिट है कि वहाँ तक इलास्टिसिटी आती है, उसके बाद इलास्टिसिटी नहीं आती, उसके बाद जो स्प्रिंग होगा ये परमानेंटली चेंज हो चुका होगा। तो f जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें तो इज इक्वल टू आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर इस तरह से आप k की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ये वाली जो इक्वेशन है ये हुक्स लॉ की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इक्वेशन क्या कहती है, वेयर k, ये जो k है इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस k को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम देते हैं, एंड इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इन फैक्ट इट इज मेजर द स्टिफनेस, ये जो k होता है ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होती है, मीन्स दैट कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टिफनेस और स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग। मिसाल के तौर पर ये जो k है ये स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, अगर k की वैल्यू बड़ी है स्टिफनेस स्प्रिंग की फिर बड़ी होगी, और अगर k की वैल्यू कम है स्टिफनेस फिर इसकी कम होगी। जो k का यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। अब न्यूटन पर मीटर किस तरह से आता है, आप यहाँ से देखें k बराबर है F/A, F का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और x का यूनिट है वो मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर इसका जो यूनिट बनता है। स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने हुक्स लॉ को स्टडी किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।